टू स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आशा है कि बेटा आपको मैं प्रीवियस में आपके लिए हिंदी के मॉडल पेपर लेके आया था और हिंदी में हम आपको बताए थे कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो वैसे ही अपने स्टेप को आज हम बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का। और इंग्लिश के आज हम बात करें क्लास 10th में आपको इंग्लिश में क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। बेटा आपको पेपर कैसे, आपको पेपर को कैसे मैनेजमेंट करना है। तो जैसे ही आपको देखने को ऊपर मिल रहा होगा कि बेटा जैसे इससे पहले मैंने लेके आया था तो हमने बताया था कि आपको हिंदी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। सेम वैसे ही आज मैं इंग्लिश में डिस्कस करूँगा, लेकिन आज इंग्लिश में टॉपिक ना बता के हम आपको बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसे होता है। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि पेपर कैसे कैसे इंग्लिश का आता है, क्योंकि अब ये 2022 की शिक्षा नीति के अनुसार सभी पेपर चेंज हो चुके हैं। तो चलिए आज हम चालू करते हैं क्लास 10th इंग्लिश। आप आज की वीडियो बेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा आज की इंग्लिश की वीडियो पाने के बाद आपको इंग्लिश में कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में कैसे पॉइंट्स आते हैं, क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखा है बेटा आपका जो हाई स्कूल का जो पेपर होता है बेटा 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है बेटा, आपको समय मिलता है बेटा 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से आपको 15 मिनट बेटा अनिवार्य होता है कि आप पेपर को पढ़ें। ठीक है, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन देकर होगा। चलिए सबसे चलते हैं, तो पहले चलते हैं, देखा लेगा पार्ट 1 भाग 1 में बेटा सबसे पहले हमें पूछा जाता है पैसेज। क्या पूछा जाता है? पैसेज। अब आपको पैसेज कैसे सॉल्व करोगे आप बताइए। जैसे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कि आपको दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देना है कैसे, पैसेज को पढ़ने के बाद। तो आप जैसे दिया हुआ क्वेश्चन इतना बड़ा पैसेज दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको 3 क्वेश्चन होंगे। पहला है बी आर अनेबल टू हेयर अ साउंड इफ, दूसरा हुआ है दी टू स्ट्रीम्स आर लाइक मीन्स, फिर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ विच वर्ड्स इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, मतलब स्लो का अपोजिट इस पैसेज में क्या है। तो आपको बेटा ये 3 क्वेश्चन करने होंगे किसके हिसाब से, आपको ये पैसेज का पढ़ के। अगर आप पहले इस पैसेज को पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद आप जाएंगे क्वेश्चन को देखने के लिए। लेकिन आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ये ऐसे पैसेज आ जाएगा आपके पेपर में, सेम ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आप पेपर को सॉल्व कैसे करोगे। तो बेटा आप सबसे पहले आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको आना है क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन हमारा क्या पूछना चाहता है। जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है वी आर अनेबल टू हेयर अ साउंड, मतलब हम उस आवाज को सुनने के लिए अनेबल होते हैं इफ, यदि क्या होता है इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइसी या बहुत एंड बी, मतलब वो चीज आवाज को हम सुनने के लिए अनेबल, मतलब एबल नहीं होते, मतलब योग्य नहीं होते, अनेबल होते हैं। तो कौन से ऐसे साउंड होते हैं जिससे हम अनेबल होते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन मिल गया कि हमें ढूंढना क्या है पैसेज में कि कौन से साउंड हम सुन नहीं सकते, मतलब कि वी आर अनेबल टू हेयर अ साउंड, मतलब कौन से साउंड हम सुनने के योग्य नहीं होते। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दी टू स्ट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, मतलब जो स्ट्रीम होता है इसका अलाइक मतलब क्या होता है, ये चीज हमको पैसेज में ढूंढना है। तीसरा क्वेश्चन ढूंढना है कि विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ स्लो, मतलब इस पैसेज में स्लो जो होता है, स्लो मतलब क्या होता है बहुत ही धीमा, तो इस धीमे का उल्टा क्या होगा, तो वैसे तो फास्ट होता है, लेकिन अब हम देखेंगे पैसेज में इसका मीनिंग क्या मिलेगा। मतलब हमें क्वेश्चन मिल गया कि हमें ढूंढना क्या है पैसेज में। जब आपको पता चल जाएगी चीजें कि हमें पैसेज में ढूंढना क्या है, तब आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये चीज गूंजेगी कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या करना है, कोई भी होगा बेटा, तो आपको पैसेज अगर आ जाए तो आप पैसेज को पहले, आप पैसेज ना पढ़ के सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि पैसेज का क्वेश्चन पढ़िए। जब आप पैसेज का क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आप क्वेश्चन पैसेज पढ़ने के लिए जाएंगे, तब आप पैसेज जब पढ़ेंगे दोबारा तो आपके दिमाग में यही क्लिक रहेगा बार बार कि हमें ये क्वेश्चन ढूंढना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमें ढूंढना है कि स्लो का अपोजिट क्या है, दूसरा क्वेश्चन ढूंढना है कि स्ट्रीम का लाइक मतलब होता है क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमें ढूंढना है कि कौन से साउंड हम सुन नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ पे पैसेज करना जैसे शुरू करेंगे, तो जब आप पैसेज यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम बताते हैं कैसे करना है आपको। तो चलिए हम पैसेज पढ़ते हैं। फिर जैसे लिखा है दिस इज अ ग्रेट, एक मिनट बेटा, लिखा है दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू स्ट्रीम्स आर लाइक, मतलब ये क्वेश्चन हमें मिल गया कि कौन से स्ट्रीम को हमें लाइक करना चाहिए। कौन सा? पहला ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, लर्न करने के लिए दैट इन ऑल मैटर्स द टू स्ट्रीम आर लाइक, द स्ट्रीम पॉजिटिव एंड स्ट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर होते हैं, मतलब जो निगेटिव और पॉजिटिव जो स्ट्रीम होते हैं वो दोनों एक तरह से सिमिलर होने, मतलब सिनोनिम्स होते हैं। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम और nor do we see
देम दे व्हेन दे आर टू रैपिड। देखिए रैपिड बेटा वहाँ पे हमें पूछा गया था स्लो का अपोजिट क्या होता है, तो स्लो मतलब होता है धीमा और रैपिड मतलब होता है फास्ट, यानी बहुत ही तेज़। तीनों का आंसर मिल चुका है। चलिए अब हम जैसे बताते हैं, जैसे पहला पूछा था वी आर अनेबल टू हेयर अ साउंड, मतलब कौन सी साउंड हम सुनने के लिए मतलब अनेबल नहीं होते हैं, तो कौन कौन सी साउंड। पहली बात देखिए यहाँ पे लिखा होगा सो विच साउंड व्हेन वेरी स्लो इन पिच टू वी डू नॉट हेयर इट, मतलब इसे हम सुन नहीं सकते जो बहुत ही धीमा होता है। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हेयर इट इज एदर of like nature if the difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because if weak, lazy and can't be other man knows that we can strike an irresistible blow if we like at he not only does not strike but unless his enemies the enemy who so एक मिनट पैसे टूट जा रहा है बेटा। द एनिमी हु शो एंड रेजिस्टेंस इज अपोजिट वाइल द स्ट्रॉन्ग वन कमिट्स, मतलब इतना आपको नहीं पढ़ना है बेटा, आपको सिर्फ पढ़ना के देखिए आपको क्वेश्चन मिल गया। पहला पूछा था हमको कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड, मतलब कौन सा साउंड हम नहीं सुन सकते, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आप यहाँ पे जब पढ़ के जाएंगे तो लिखा है वेरी हाई वी डू नॉट टू हियर इट इज, वेरी स्लो और वेरी हाई हम नहीं सुन सकते, मतलब कि ना ही हम ज़्यादा तेज़ धीमी आवाज़ को सुन सकते हैं और ना ही हमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ को सुनना चाहिए। तो यानी बहुत ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। मिल गया कि नहीं, मतलब कौन सी आवाज़ हम नहीं सुन सकते, तो ना ही धीमी ना ही तेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा आंसर का डी। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द टू स्ट्रीम आर लाइक, कौन सा स्ट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन, मतलब बेटा आपने बेटर देन दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के सिमिलर होता है, अभी आपने पढ़ा, तो वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन एक्सेस इन एनीथिंग, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, मतलब दोनों सही है। बीच वर द अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो मतलब होता है धीमा, अभी आपने उसमें मिला था क्या रैपिड, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा रैपिड हो जाएगा, बहुत ही फास्ट होना। चलिए अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू दी आंसर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो रिलेटेड अब 4 क्वेश्चन है 4 से लेकर 8 तक, ये आपके ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे। अब आपको ग्रामर आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे अगर हम क्वेश्चन लेकर तो आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन लेकर ताकि आपको आइडिया लगे क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे हमको देखना है। तो पैसेज आपका आएगा 3 नंबर का, आप 3 नंबर क्वेश्चन पैसेज कर लेंगे, उसके बाद आपका 4 नंबर आएगा, वो भी रहेगा ग्रामर से रिलेटेड। जैसे दिया है आई डियर विथ माई फ्रेंड्स, मतलब आई मतलब क्या, डियर मतलब वहाँ, विथ माई फ्रेंड में अपने फ्रेंड के साथ में, तो हाँ आई विल गो मैं जाऊंगा, देयर विथ माई फ्रेंड्स, आई वेंट मैं गया था, देयर विथ माई फ्रेंड्स पेरेंट्स, फिर आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स। तो देखिए बेटा आई विल, देखिए पहले मीनिंग से आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मतलब मैं जाऊंगा अपने पेरेंट्स के साथ में। आई वेंट देयर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ में गया था, ये भी सही है। आई हैड गॉन, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जा चुका हूँ, तो बेटा ये ए बी सी तीनों हो सकता है, ठीक। तो यानी ऑप्शन इसका कौन सा होगा, तीनों का। आपको ये इंग्लिश हिंदी मीनिंग आपको सोचना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो बिल गो लगाओगे फिर भी आपको सही लगेगा, कुछ भी मार के चलोगे आपकी नज़र में सही लगेगा, लेकिन जब तीनों ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, मतलब यदि आप इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि आप किसी नई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या होंगे आप, क्या केयरलेस होंगे, क्या आप कॉन्शियस होंगे, या फिर आप क्यूरियस होंगे, या फिर कॉन्शियस। बेटे केयरलेस तो होगा नहीं, आप इसका हमें कमेंट बताइएगा, मतलब कोई भी चीज़ के लिए जो चीज़ जानने के लिए इच्छुक होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में आप कमेंट बताइएगा ये चीज़ें, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको आएंगे कि ऐसा शब्द आएगा, इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर इन द मीनिंग सेंटेंस, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको इसका अरेंज करना है, मतलब कैसा होगा, जैसे लिखा लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज, मतलब इसका उपयोग करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसका मतलब है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत क्या होती है, नाउन से होती है। किससे होती है, नाउन से होती है। सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है, नाउन के बाद आप क्या लिखते हो बेटा, वर्ब में 2 प्रकार के, या तो मेन वर्ब आएगा या तो फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, हो सकता है कभी कभी दोनों वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग भी आ जाता है, मेन वर्ब भी आ जाता है। उसके बाद सीधे आप किस पे आ जाओगे, ऑब्जेक्ट पे। तो आप इसमें ढूंढिए कि इसमें नाउन क्या है, क्या लव नाउन है, नहीं ये एक फीलिंग है। माई तो है नहीं बेटा, टू तो है नहीं, शेयर तो है नहीं, ट्वाई है नहीं, ब्रदर है नहीं, क्या हो जाएगा, ट्वाइस या फिर ब्रदर हिज, क्या लेके आप यहाँ पर लगाओगे बेटा। ट्वाई भी एक खिलौना होता है, ये भी एक नाउन हो सकता है। ब्रदर भी एक आदमी है, तो ये भी आपका नाउन हो सकता है। लेकिन आपके नज़र में क्या होगा, देखिए ब्रदर से शुरुआत दिख रहा है, ठीक है। तो आप लिखें यहाँ पे ब्रदर से पहले क्या, माई ब्रदर, मेरा क्या लिखेंगे आप, माई
ब्रदर मतलब मेरा भाई, क्या हुआ बेटा, शेयर टू लव, देखिए माई ब्रदर मतलब मेरा भाई क्या करता है, लव्स करता है काहे के लिए, टू शेयर हिज टॉय मतलब उसको खिलौने को भेजने के लिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बेटा इससे कुछ नया चीज़ें आ जाएगा, तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना होगा कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएं। जैसे कि यहाँ पे शुरुआत टॉय से भी हो सकता है कि माई टॉय लव करता है टू शेयर हिज ब्रदर, टॉय तो लव करता नहीं है आपसे, आपसे लव कौन करेगा, आपके भाई लव करेगा, कोई एक लिविंग थिंग होगी जो आपसे लव करेगी, आपका खिलौना उस तो नॉन लिविंग थिंग है, वो आपसे लव नहीं कर पाएगा, यानी आपको यहाँ पे कोई लिविंग थिंग वो भी नाउन से शुरुआत करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, माई ब्रदर, कौन सा, माई ब्रदर, ठीक है। और क्या करता है, मुझसे लव्स करता है, टू काय के लिए, शेयर करने के लिए, हिज मतलब उसके खिलौने को शेयर करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब ऐसा क्वेश्चन अब आपको आएगा कि आपको 3-4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जाए, इसमें से होगा बेटा आपको कोई 3 शब्द दिए होंगे, 3 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड्स होगा जो कि मिसस्पेल्ड हो, मतलब उसकी मीनिंग खराब होगी, मतलब उसमें कोई वर्ड्स में अंतर होगा, तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा इसमें कौन सा वर्ड सही नहीं है, तो उसमें से आपको छाड़ना है मिसस्पेल्ड, मतलब इसमें कौन सा वर्ड सही नहीं है। तो देखिए बेटा अटेंडेंस, आपको पता है अटेंडेंस के लिए ATTENDANCE होता है, अटेंडेंस सही है। आपको एक्सेप्टेंस भी पता है, मतलब स्वीकार करना, एक्विटेंस भी पता है, लेकिन बेटा अबंडेंस, जो अबंडेंस होता है यहाँ पे जो लिखा है ABUNDENC, यहाँ ई ना होकर यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, ये लिखोगे, क्योंकि इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, एनफ होना, पर्याप्त होना है, यानी यहाँ पे ABUDANC होगा, यहाँ पे ई लिखा है तो यही गलती हो जाएगी, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि अबंडेंस में ई ना होकर क्या यूज करेंगे आप, ये यूज करेंगे। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है बेटा, मैं अगर आपके लिए ये अलग से लेके आता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस इंग्लिश में क्या होता है नए नए वर्ड्स लेके आता है, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा पेपर का लेवल कैसा है, तो ऐसे ही आपको मीनिंग छाड़ना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा कैसे मीनिंग को देखना है, मैं बता दें कैसे देखना है, आपको कोई एक मीनिंग में आपको कोई गड़बड़ी दी होगी, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आप पकड़ लोगे तुरंत, ठीक है। एबंडेंस मतलब यहाँ पे ए का यूज करेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 8वां रहेगा कि ही जंप्ड मतलब वह कूदा, ही जंप्ड वह कूदा, ध्यान से, ठीक है। द वेल टू सेव द ड्रोइंग गर्ल्स मतलब लड़की जो डूब रही थी उसको बचाने के लिए वो कूदा, कहाँ कूदा, इन में, अंदर, इनटू, देखिए बेटा वो कहाँ, ड्राइविंग गर्ल्स मतलब बेल मतलब होता है, ये देखिए बेल, बेल मतलब क्या होता है बेटा, कुआं होता है, क्या होता है, वेल मतलब कुआं, और कुएं में क्या होता है बेटा, पानी, और पानी में जब कभी कूदा जाता है तो वहाँ पे इन ना लेके हम क्या उपयोग करते हैं, इनटू का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, इनटू का उपयोग, तो यहाँ पे ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या यूज करोगे, इनटू। वैसे भी मैं बेटा आपको बता दूं इन का मतलब बेटा कोई भी चीज़ अंदर जब हो, यानी किसी के अंदर जाने के लिए, जैसे मैं बात करूँ कि मैं अपनी कॉपी को अपने बुक में रख रहा हूँ तो वहाँ पे हम इन का उपयोग करेंगे, लेकिन इनटू का उपयोग करेंगे, लेकिन जब कोई इंसान किसी पानी में फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे हम उपयोग करेंगे इनटू का। कोई कंफ्यूजन, चलिए जैसे फिर फ्रॉम का यूज़ कहाँ करेंगे ये भी बता दें बेटा, फ्रॉम का उपयोग वहाँ से करते हैं जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, वहाँ से बिछड़ रहे हो, वहाँ से हम बिछड़ रहे हो। जैसे मैं बात करूँ कि आई एम फ्रॉम बहराइच टू लखनऊ, मतलब मैं बहराइच से लखनऊ आ रहा हूँ, तो मैं बहराइच से क्या हो रहा हूँ, बिछड़ रहा हूँ ना लखनऊ के लिए, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का उपयोग करेंगे। कोई कन्फ्यूजन, मतलब हमेशा फ्रॉम का उपयोग किया जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको जाना होता है तब। एट का प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा, एट का प्रयोग वहाँ करते हैं किसी एज का उपयोग करते हैं, देखिए एट का उपयोग, इन का उपयोग बेटा, इसका उपयोग किसी स्थान के लिए भी करते हैं, इनका अंदर का उपयोग करते हैं अंदर के लिए भी, लेकिन इसका उपयोग किसी स्थान के लिए उपयोग करते हैं बेटा। इनका जो उपयोग करते हैं वो किसी बड़े से स्थान के लिए, जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया एक बड़ा सा होगा तो उसके लिए हम, बड़ा सा एक देश है तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करें। लेकिन यही अगर आप एक गाँव की बात करें तो वहाँ पर आप इनका प्रयोग न करके आप एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कोई भी गाँव में होगा, जैसे मान लो गजादरपुर गाँव है मान लीजिए, तो आप यूँ करोगे आई लिव एट गजादरपुर, ना कि इन, क्योंकि इन एक छोटे, इन वहाँ पे नहीं हो, क्योंकि गजादरपुर जो एक एरिया है तो वहाँ पे आप छोटे से यूज के लिए एट का उपयोग करोगे। अगर आप वही बहराइच की बात करें तो बहराइच के अंदर गजादरपुर है, तो बहराइच के लिए आप एट का उपयोग ना करके आप इन का उपयोग करोगे। लेकिन वही अगर आप तुलना करोगे बहराइच की और इंडिया की, तब इंडिया के लिए आप इन का उपयोग करोगे, बहराइच के लिए एट का उपयोग करोगे। आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। मतलब आपको देखना पड़ेगा आप किसकी नज़र में कैसे वर्ड्स को यूज कर रहे हो, ठीक है। यानी यहाँ पे हम कूद रहे हैं पानी में, तो यहाँ पे ये चीज़ जाने कि हम इनटू का उपयोग करेंगे। कोई कंफ्यूजन, चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिलेगा, आपको न्यूज़ पैसेज देखने को मिलेगा। आपको कैसे करना है, जैसे प्रीवियस मैंने बताया कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये 3 क्वेश्चन होंगे,
9 10 दो क्वेश्चन है आपको। दो क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन है इन एनएस पोएम द ड्रॉकलिंग द फादर स्वान सिम्बलाइज, मतलब इसमें ये क्वेश्चन पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है मिस्टर किसिंग एंड ऑर्गेनाइज एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मतलब आपको ये दो क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको जाना है पैसेज पे। अब आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पैसेज में आंसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको करना क्या पैसेज में, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर आपको पैसेज में पढ़ना, पैसेज पे जाना है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे क्या होगा आपके समय का बचत होगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आप जैसे 3 क्वेश्चन पहले पाए पैसे से, 2 क्वेश्चन ये, लगभग 5 क्वेश्चन अभी तक आप पा चुके पैसे से। अभी आपको 4-5 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे पैसेज से। लगभग 3 पैसेज आपके बोर्ड में आते हैं आपके हाई स्कूल में। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप 13 से 9 में क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग, मतलब फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। आपको फिर इसमें देखना है कि कौन से में कहाँ पे उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, आप यहाँ पे ध्यान को देखिए, लिखा है मंडेला पास्ट। अब ये क्या होगा बेटा, जो 11 से लेकर 13 का जो 3 क्वेश्चन है ये आपके जो रिलेटेड होंगे बेटा, ये ग्रामर से रिलेटेड नहीं है। अब ये आपके आएंगे सिलेबस से रिलेटेड, मतलब जैसे प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री पढ़ते हो आप, सप्लीमेंट्री, तो इन 3 चैप्टरों से 3 जो टॉपिक्स हैं इनसे मिला के आप वो विकल्प आपसे पूछा, जैसे पूछा कि मंडेला पास्ट हुई थी, कब पास्ट हुई थी, किस साल में वो पास हुई थी, तो ये चीज़ आप असिस्टेंट इन जेल पास्ट असिस्टेंट इन जेल, तो कब वो जेल से पास्ट हुई थी, मतलब बाहर हुई थी, मतलब पास्ट मतलब होता है बेटा, पास्ट मतलब होता है गुजर जाना, मतलब वो जेल में कब गुजर गई थी। तो ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे पता होगा कि 27 में कि 32 में या फिर 30 में या 29 में, ये आप चैप्टर से बता सकते हो, ऐसे नहीं बता सकते हो। तो आप चैप्टर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फिर है महाशीर इज फाउंड इन कॉर्ग। अब इसको भी आपके चैप्टर से रिलेटेड है, ये आप चैप्टर से देखिए, ग्रामर से रिलेटेड तो बता दिया जाता है कि चैप्टर से आप करना क्या है कि जितने भी चैप्टर आपके चैप्टर में है आपके इंग्लिश में, आप उसको हिंदी इंग्लिश जैसे भी पढ़ पाओ, जैसे आपको समझ में। अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है, इंग्लिश में जल्दी समझ में नहीं आया तो आप उसका हिंदी मीनिंग निकालिए, और हिंदी मीनिंग के बाद आप पढ़िए तो तुरंत याद, क्योंकि कहानियाँ जो होती हैं वो जल्दी दिमाग में सेव रहती है, तो आप उसको कहानी टाइप से पढ़िए। आप जो हिंदी इंग्लिश का जो उसको हिंदी अनुवाद कीजिए, फिर उसको आप पढ़िए, आशा है आपको वो इंग्लिश समझ में आएगी। ठीक है, चलिए ये भी द बस कंडक्टर वाज अ मैन, मतलब अब बस कंडक्टर कैसा मैन था, वो घमंडी इंसान था, रूडी मैन था, किस तरह था, तो ये चीज़ आप चैप्टर पढ़ोगे तभी बता सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं 14 से 15 क्वेश्चन। फिर लिखा है रीड द गिवन स्ट्रीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब आपको फिर ये क्वेश्चन पढ़ना है। ये क्या है, आपको पैसेज मिल गया। अब ये पैसेज पढ़ के फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, तो यानी कि आप 2 क्वेश्चन आपको फिर मिलेंगे, यानी 5 उधर मिले तो 2 ये आपको फिर क्या करना है, आपको पहले पढ़ना है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जाना है पैसेज से देख के आपको आंसर करना है। ठीक है, लगभग 3 पैसेज आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया कि आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है। पैसेज सॉल्व करने के लिए बेटा आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन, उसके बाद आपको जाना है क्या होता है पैसेज पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 16 to 20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब आपके क्वेश्चन आएगा, आप इसका आंसर देना। जैसे इट वाज अ टेम्पटेशन कुक टिप टिकी ऑन एज अ परमानेंट गोस्ट बिकॉज, बेटा ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। आपका जो चैप्टर है चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बेटा करना क्या, देखिए 1 2 3 क्वेश्चन ये आए हुए हैं, तो आपको चैप्टर भी पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर को यूज कर सकते हो दिमाग लगा के। ठीक है, लेकिन आपको चैप्टर का आंसर जब ही दे पाओगे जब आप उस चैप्टर को पढ़े रहोगे, नहीं तो आप क्वेश्चन का तुरंत आंसर गलत दोगे। ठीक है, तो आप चैप्टर जितने भी चैप्टर आप में हैं उसको हिंदी वाइज या इंग्लिश वाइज जैसे आपको समझ में आता तो उसको आप पढ़ के जाइएगा बेटा। देख लीजिए आपको 3 क्वेश्चन फिर से दोबारा देखने को मिले हैं। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 2B में। पार्ट बी में क्या आता है बेटा, हमारा आ गया रीडिंग, फिर रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड द करेक्ट, फिर से पैसेज आ गया। अब आपको क्या करना है, पैसे दिया, अब इस पैसे से आंसर ढूंढना है। कितने क्वेश्चन है बेटा, आपके 4 क्वेश्चन है, लगभग 2 2 4 2 6 7 नंबर का पैसेज पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि हु डज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, मतलब इसमें स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है क्या प्रेजेंट करती है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी इसमें क्या प्रेजेंट करती है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। फिर व्हाट मीन्स बाय द अंडरलाइन पोर्शन, मतलब इसमें जो पोर्शन अंडरलाइन किया, जैसे यहाँ से देखिए अंडरलाइन पोर्शन है कि लिबर्टी वाज पेड इनटू 214 क्रैक्स एंड सेंट टू द न्यूयॉर्क सिटी, मतलब इसका मतलब क्या है जो यहाँ पे अंडरलाइन किया होगा। तो इसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है,
हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, मतलब अमेरिका जो है स्टैचू को बनाने के लिए, स्टैचू मतलब मूर्तियों को बनाने के लिए कैसे कुछ भी चीज़ को क्या बोलता है, कलेक्ट करता है, मतलब बटोर के रखता है। फिर आता है विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्ट, मतलब इस पैसेज में रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, इस पैसेज में रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। अब क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि हमें ढूंढना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या पर्सन करती है, हमें यहाँ ढूंढना है कि जो यहाँ अंडरलाइन है इसका मतलब क्या, ये चीज़ें हमें ढूंढना है। और दूसरी चीज़ें क्या ढूंढनी है कि जो है अमेरिका जो होता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को प्रेजेंट करने के लिए कैसे पैसे इकट्ठा करते हैं। और दूसरा लास्ट क्वेश्चन हमें चौथा ढूंढना है कि रिक्वेस्ट का मतलब क्या है। तो ये टोटल आपके 6 नंबर के पेपर नंबर आए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के बाद जाना है आंसर पे। अब यहाँ पे एक वर्ड्स में नहीं देना, आपको लेना पड़ेगा। जैसे लिखा है होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो चलिए हम एक बता देते हैं। देखिए आप स्टार्टिंग में जब पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ पे तो लिखा है, देखिए 1 मिनट बेटा, चलिए देखिए लिखा है जैसे वी आर एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जैसे जैसे हम न्यूयॉर्क में एंट्री करते हैं हम देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। व्हाट इम्प्रेस अस द मोस्ट इज इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंट इन 1869। फिर आता है स्कल्पटर फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोडी began to plan his concept for monument. Bartholdi conceived Liberty as a strong and proud figure, one who personalized not only the majestic Greek goddess of the past but also the working men and women of the present. Finally in 1800 was finished. देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं पे मिल रहा है, देखिए ध्यान से। आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, तो आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, यहाँ ध्यान से देखिए दिखा है कि स्कल्पटर फ्रेडरिक अगस्ट बिगेन टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट फॉर द मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो दिखाया जाए कि जो लिबर्टी एज अ स्ट्रॉन्ग प्राउड फिगर वन हु, जो मतलब ये जो लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइड करती है, मतलब रिप्रेजेंट करती है, पर्सोनिफाइड रिप्रेजेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स है बेटा, कि नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गुडनेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो द वर्किंग मैन वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। मतलब ये जो होती है ये प्रेजेंट करती है ना कि मैजेस्टिक ग्रीक गुडेस को प्रेजेंट करती है, बट कि साथ साथ में जो वर्किंग मैन और वुमेन होते हैं, मतलब जो काम करें आदमी और महिलाएं होती उनको भी क्या करती है, प्रेजेंट करती है। यानी आपका आंसर कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से पर्सोनिफाइड से लेकर प्रेजेंट तक हो जाएगा, लगभग 2 लाइन का। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको जाना है आंसर पे, तब आपको ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने को मिलेगा। अभी बेटा मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप में ये इसमें नहीं कर पाते क्योंकि इसमें पैसे दूसरा देता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको मॉक मॉडल पेपर ही उठाया जाए, जिससे आपको आइडिया लगे कैसे पेपर को सॉल्व करना है। तो आशा है कि आपको माइंड में दिमाग लग रहा होगा, माइंड में आ रहा है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप पैसेज को नहीं सॉल्व कर पाते तो आप हमें बताइएगा कमेंट में, मैं 2-4 पैसेज सॉल्व करना बता दूंगा एकदम पूरी एकदम डिफरेंशिएशन के साथ। अभी आप यहाँ पे सॉल्व करने बैठेंगे तो बेटा वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी, वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब हम देखेंगे, 1 मिनट बेटा, देखा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, मतलब अब आएगा आपको राइटिंग लिखना है, मतलब पत्र लिखना है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस एट होम। मतलब अब आपको बेटा एक पत्र लिखने के लिए आएगा, किसको पत्र लिखना है, जैसे ब्रदर को लिखना है, ठीक, अपनी कोई भी भावनाओं को शेयर करने के लिए उसको पत्र लिखना है। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स in the school are being cleaned regularly। मतलब आपको प्रिंसिपल पे एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल को कहा गया कि आपके जो स्कूल में है वहाँ पे जो वाटर की सप्लाई आती है, वहाँ पे जो वाटर की सप्लाई वहाँ पे बहुत दिन हो गए जहाँ पे क्लीनिंग नहीं है, मतलब साफ सफाई नहीं रही, तो उससे रिलेटेड आपको एक पत्र लिखना है। तो आपको क्या करना है, ये पत्र आपको तैयार करके जाना है 2 चेयर पीछे। आपको मैं टॉपिक बता दूँ, सबसे पहले आप तैयार करिए एक एप्लीकेशन तैयार करिए, एप्लीकेशन किस पे, प्रिंसिपल पे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और आप एक पत्र तैयार करके किसी भी चीज़ को लिखेंगे, जैसे अपने भाई को भेजने के लिए एक पत्र या फिर ब्रदर को, आप एक भाई इसी को तैयार कर लीजिए। और उसके बाद आप ब्रदर रखा है तो ब्रदर पे यूज़ कर लीजिए, अगर कहीं पेरेंट्स का यूज है तो पेरेंट्स पे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। जो टॉपिक आप टॉपिक वाइज उसको कनेक्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए मतलब 4 नंबर का आपको राइटिंग यानी लेटर पूछा जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आपको पूछा जाएगा राइट अ रिपोर्ट टू द क्राफ्ट एक्सप्रेशन ऑफ द, मतलब आपसे आप क्वेश्चन पूछा जाएगा,
मतलब यहाँ पे दिया होगा 6 नंबर का आपको लिखना है बेटा, एक ऐसे लिखना है कि किस पे इससे लिखना है, या तो उस पे लिखना है या फिर नीचे दिया होगा स्पेलिंग पे। मतलब ये 6-7 चीज़ों इस पे देख के आपको किसी एक चीज़ पे ऐसे लिखना है, या तो फिर आप बेटा सोशल अटेंशन पे लिख लो, या फिर आप साइबर क्राइम पे लिख दो, या फिर आप इंटरनेट एडिक्शन पे लिख लो। ऑनलाइन क्लास क्या होता है, इंटरटेनमेंट क्या, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर कम्युनिकेशन, मतलब ये सब इंटरनेट के कनेक्ट में आते हैं। आप किसी एक टॉपिक पे उठाएंगे और उस पर आप लिखेंगे ऐसे, मतलब जैसे आप निबंध लिखते हैं हिंदी में, तो ऐसे सेम आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। यानी आपको, आप देखिए ऑनलाइन हो गया, जैसे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसमें ऐसे में क्या हो सकता है, इंटरनेट में वैसे जैसे ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, जैसे इस समय प्रेजेंट में आप ऑनलाइन पढ़ो, कहीं आप ऑफलाइन भी पढ़ते हो, तो यानी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी ऊपर सही है। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्रामर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे। जैसे ग्रामर में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब अब क्वेश्चन आपको दिया गया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज़ें आ गई तो आप जैसे नरेशन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपको ये इनडायरेक्ट में दिया है, आपको इसको डायरेक्ट कैसे बोलोगे, नहीं दी बॉय सेड टू द टीचर, मतलब जो लड़का था उसने जो है अध्यापक को बताया, क्या बताया कि प्लीज़ गिव मी 1 डे लीव, मतलब कृपया मुझे 1 दिन का अवकाश दीजिए। तो आप इसको जो है क्या बोलोगे बेटा, कि इसको डायरेक्ट कैसे बोलोगे, इसने इनडायरेक्ट बोला है कि आप इसको डायरेक्ट कैसे बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करोगे, ठीक है। चलिए फिर दिया है चेंज द फॉलोइंग इन द पैसिव वॉइस, मतलब इसको आपको पैसिव में, जैसे ही टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, इसको आपको एक्टिव में आप इसको पैसिव में बोलना है, ठीक है। फिर है पंचलेन द फॉलोइंग, मतलब ही रॉट, मतलब ये जो लिखा पंचलेन मतलब होता है, इसको बेटा आपको सही लिखना है, जैसे सेम आगे था विकल्प में ऑब्जेक्टिव में, वैसे सेम इसमें करना है। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा है, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, आपको रीअरेंज करना, मतलब इस टॉपिक को, इस जो क्वेश्चन दिया रहेगा ये 2 नंबर का, इसको आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकले, ठीक है। 1 मिनट रुके, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। 1 मिनट। चलिए आज जैसे लिखा है ही रॉट आई कॉन्ट कम बिकॉज आई एम इल, यह सेंटेंस कोई देख रहा, कोई सेंटेंस नहीं लिखा, तो इसको आप सेंटेंस लिखना है। कौन सा सेंटेंस लिखना है कि कैसे सेंटेंस बनाओ, जैसे अब इसमें हमेशा पता है कि आप सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, नाउन से होती है, उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, वर्ब। वर्ब में या तो मैन वर्ब यूज करोगे, या तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, फिर आप क्या यूज करोगे बेटा, ऑब्जेक्ट यूज करोगे। क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी चीज़ें और है तो कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा, मतलब पूरक में हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। या फिर नहीं है तो ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमें नाउन यूज करना है, फिर वर्ब, फिर आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट को यूज करना है। क्या चीज़ें यूज करना है, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें नाउन क्या, जैसे ही रॉट, उसने लिखा, क्या लिखा, आई कॉन्ट मैं कम बिकॉज आई एम इल। देखिए सबसे पहले देखें, ही रॉट, उसने लिखा, क्या लिखा कि आई कांट कम, मतलब आई कांट, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि आई एम इल, मतलब मैं जो है क्या हूँ बेटा, मैं क्या हूँ बेटा, मैं बीमार हूँ, मतलब मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं क्या हूँ बेटा, बीमार हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब अब आपको 4 नंबर का बेटा ट्रांसलेट करना होगा, वो भी हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। और ये आप जब भी कर पाओगे जब आपकी ग्रामर अच्छी खासी आती होगी, मतलब आपको अगर टेंस आता है अच्छा खासा तभी, ठीक है। जैसे लिखा है कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, परंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको अब ये जो 2 लाइन का लिखा है, अब आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए बेटा जितने प्रकार के टेंस होते हैं ये चीज़ आपको आनी चाहिए, साथ साथ में आपको क्या आनी चाहिए, इसकी मीनिंग आनी चाहिए कि पुस्तकालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सभी वर्ड्स का मीनिंग आने, फिर आप इसको रीअरेंज करोगे, सेंटेंस को बनाना सीखोगे। तो आपको कोशिश क्या करना है बेटा, कि आपको डेली आज से आपको क्या करना है बेटा, आप पहले 2-2 लाइन का पैसेज हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद करना सीखिए। आप डेली आप कम से कम 10 लाइन का आप पैसेज लिख लीजिए, 10 वर्ड्स लिख लीजिए कि मैं बाजार जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं आज सुबह पुस्तकालय जा रहा था, मेरा मित्र आज मुझे कॉल किया। तो ऐसे ही आप शब्द बना के बेटा डेली प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप 2-2 लाइन का एक पैसेज बनाइए, उसको क्वेश्चन का इंग्लिश का हिंदी में लिखिए, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। आप फिर उसके 2 लाइन का बनाइए, फिर 3 लाइन का बनाइए। जब धीरे धीरे करेंगे तो आपको धीरे धीरे स्टेप समझ में आएगा। अभी आपके लिए बहुत समय, 20 दिन बहुत होता है आपके लिए, अगर आप तैयारी करोगे तो 20 दिन भी आपके लिए बहुत है, ठीक है।
आप देखिए आपको लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करोगे जब आप टॉपिक को पढ़ के जाओगे। यानी इसमें क्या करना है, आपको अपना चैप्टर बेटा पढ़ के जाना है। क्या करना है, आपको अपना चैप्टर पढ़ के जाना है, ठीक है। यानी आपको डेली आप टारगेट करिए ना, आप डेली कि आपको एक दिन में 2 चैप्टर, एक दिन में 3 चैप्टर, आपको इंग्लिश जो है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, तभी आप उसी कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दिया क्या हुआ है, 1 मिनट। लिखा है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, 1 मिनट पैसे जो है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मतलब ये क्वेश्चन जो है बेटा आपको 30 से 40 शब्द में इसका आंसर देना है। और ये सब जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड, जैसे जगह मेंशन वैरायटी ऑफ ब्रेड डेट आर इन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, तो ये आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। दूसरा क्या है, हाउ डिड वली सेम मनी फॉर, बेटा 2 दिए होंगे और मतलब 2, या तो बेटा आपको ये करना है या तो ये करना है, ऐसा नहीं कि दोनों करके जाना है। आपको या तो इसका आंसर देना है या तो फिर इसका दूसरे का आंसर देना है, कोई दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। और आपको इसके लिए क्या करना है, आपको टॉपिक पढ़ के जाना, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, तभी आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अगला है बेटा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट सिस्टम, मतलब इसमें जो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, और इसमें बेटा 2 दिए हो, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये भी आपके टॉपिक, जैसे पहला है व्हाट लेसन डिड द किस्सा गोट मी लर्न इन द एंड, मतलब ये क्वेश्चन, या फिर दूसरा क्वेश्चन हाउ डिड मंडेलास आइडिया फॉर फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, मतलब इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको ये चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा, बार बार बता रहा हूँ आपको, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगला है बेटा, चलिए अब आपको पूछा है बेटा कि मेंशन अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल, मतलब इनमें में कुछ थोड़ा डिफरेंस बना है 40 शब्द में। या फिर राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, एनी पोएम डिस्क्राइब इन सिलेबस, डू नॉट कॉपी द गिवन लाइन, मतलब आपको 4 लाइन का एक पोएम लिखना है जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि आपको बेटा 2 सेंट्रल आइडिया याद करना है और कम से कम आपको 2 पोएम याद करना है, क्योंकि इसमें लिखा है डू नॉट कॉपी, मतलब वो चीज़ें आपको कॉपी नहीं करनी है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको 2 पोएम याद करके जानी है 4 लाइन का, और ये 3 नंबर आपको मिलेंगे, फ्री का नंबर है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 3 नंबर का मिलेगा। ये भी मतलब किसी एक पे आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, जैसे बोलते हैं हिंदी में जीवन परिचय, तो वैसे इंग्लिश में होता है सेंट्रल आइडिया। फायर एंड आइस इस पे लिखना है, या फिर द ट्रीज, या फिर द टेल ऑफ द कस्टर्ड एंड ऑफ द ड्रैगन, यानी इन तीनों में से किसी एक पे आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आप टॉपिक से कम कोशिश करिए 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए और 2 पोएम याद कर लीजिए, ठीक है। 2 सेंट्रल आइडिया याद करें, 2 में से एक मिल जाएगा, 3 नंबर ये पक्के, और 2 पोएम में से एक ना एक आप लिख के चले आना, ठीक है। तो 3 नंबर यानी टोटल आपके 6 नंबर हो जाएंगे, आपको 10 मिनट में ये चीज़ें याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द 30 to 40 सेकंड, मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर देना, ये भी आपके टॉपिक से रिलेटेड दिया हुआ है। फिर है राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ये भी आपके टॉपिक से रिलेटेड, किसी एक का क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ठीक है। चलिए आशा है कि वीडियो आपको समझ में आ गई है। आपका वीडियो आपको समझ में आते बेटा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ें दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।